नमस्कार, मेरा नाम मेधा दीक्षित है। मैं नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पे DGM ट्रेनिंग के हिसाब से हूँ। आज हम यहाँ पे सर गंगाधर राव चिटनिस ट्रस्ट इनके द्वारा शुरू किया हुआ पार्थ प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। पार्थ प्रोजेक्ट ये एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें लघु उद्योग, छोटे उद्यमी, छोटे व्यावसायिक, इन सब के लिए नया उद्योग शुरू कैसे करें, उसे शुरू करने के बाद कौन से सेक्टर में हम उसे देखें, उसके बाद उसको आगे कैसे ले जाए और उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, वहाँ से प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे कैसे उसके फाइनेंसेस हमको रखने हैं, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें कैसी करनी है, ये हम एक श्रृंखला के द्वारा हम लोग ये सब देखेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे मित्र श्री सागर मितकरी है। सागर मितकरी CA है, व्यवसाय से वो CA है और उसी वजह से इनका पिछले 10-15 सालों से यही व्यवसाय है कि वो नए उद्योजकों को, नए उद्यमियों को, नए व्यवसायिकों को मार्गदर्शन करते हैं कि अपना उद्योग कैसे करें, नए उद्योग के बारे में कैसे सोचे और जिस चीज़ को हम बिजनेस आइडिया कहते हैं वो बिजनेस आइडिया का विचार कैसे हो। नमस्कार मेधा, धन्यवाद मुझे यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए। सागर, हम सब सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किसी नई बिजनेस आइडिया के बारे में कैसा सोचे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है मेधा, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये सवाल हमेशा आता होगा। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 फैक्टर्स पे इस पे आपको ध्यान देना होगा, एक पर्सनल और एक टेक्निकल। अब पर्सनल फैक्टर ऐसे होंगे कि जैसे आपकी कौन सी स्किल सेट्स है, खुद की स्किल्स कौन सी है, आपके जो नया व्यवसाय है वो नए व्यवसाय में आप मुद्दल या कैपिटल कितना लगा सकते हैं, और आपने कोई तकनीकी प्रशिक्षण लिया है क्या वो पर्टिकुलर स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो टेक्निकल जो पॉइंटर्स है उसमें आपको जो पर्टिकुलर व्यवसाय आप चालू करने का प्रयत्न करने वाले हो उसमें आपको उस पर्टिकुलर व्यवसाय से रिलेटेड मार्केट कितना है, यानी जिसे बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस वो जो आप देना चाहते हो, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो प्रोडक्ट सिर्फ अभी कितना चलता है वही नहीं, इसके भविष्य में आने वाले उसकी जो रिक्वायरमेंट है, भविष्य में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या कहीं टेक्नोलॉजी बदल होने की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बदल के कुछ और फॉर्म में आएगा, तो वो सारी चीज़ें अपने को असेस करनी पड़ती है। मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केट में भी जनरली ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली एक डिमांड और सप्लाई की गैप रहती है। तो जहाँ पे गैप मिलती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, यानी जैसे हो सकता है कि वो ज्योग्राफिकल रीज़न हो, यानी जैसे नागपुर में कोई पर्टिकुलर चीज़ मिलती है, नहीं मिलती है, आप वो पर्टिकुलर चीज़ अगर वहाँ पे आपके कस्टमर्स को अगर अवेलेबल करा के दे सकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बिजनेस आइडिया बन सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि ये फैक्टर्स में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी खुद की स्किल सेट्स कितनी है, आपके पास कैपिटल क्या है, और आप जो सेक्टर में जाना चाहते हो उसका मार्केट क्या है, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हो उसका फ्यूचर में क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है, फ्यूचर में वो सही में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मेधा, जिसके ऊपर हमारी एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया जो है वो अपन एक इवॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया। जैसे खाद्य क्षेत्र में कुछ करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप या आपका कोई परिजन या आपके घर पे कोई रहने वाला ऐसा हो जिसको खाना बड़ा अच्छा स्वादिष्ट और अच्छा बनाना आता हो, ऐसा कोई अगर आपके साथ हो तो आप इस खाद्य क्षेत्र में एंटर कर सकते हैं। अब इसी में कई सारी आइडियाज़ हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जाने के लिए खाने का दर्जा, उसकी स्वच्छता
और स्वाद, ये तीन जो मानदंड है, ये मानदंड हमको हमेशा ही ध्यान में रखने हैं। अब इसमें सागर आप सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़े आइडियाज हमारे सामने लाइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एक नाश्ते का जो स्टॉल है वो एक बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडिया है। इसमें पर्सनल स्किल्स यानी बहुत अच्छा अगर हम बना सकते हैं कोई पर्टिकुलर नाश्ते का आइटम, जैसे राइट फ्रॉम पोहा, उपमा से लेके इडली से लेके। आपने नोटिस किया होगा कि आज का जो युवा है वो क्लासेस अटेंड करता है, कॉलेजेस अटेंड करता है, उनको नाश्ते की बहुत ज़रूरत रहती है। तो पर्टिकुलर ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे युवा लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, वो एरिया में अगर हम वो पर्टिकुलर आपका जो नाश्ते का स्टॉल है वो अगर आप लगाते हैं तो डिमांड की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्वाद अगर आप मेंटेन करते हो तो आपका डेफिनेटली बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी मेधा कि मूलभूत कुशलता डेफिनेटली इसमें लगने वाली है, एक अच्छे लेवल की कुशलता लगेगी। और हाँ, कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम कैपिटल में चालू होने वाला उद्योग हम मानेंगे। हाँ, क्योंकि कैपिटल में क्या आएगा, कुछ खास बर्तन आएंगे, एग्जैक्टली हाँ, कुछ रोज का जो आपको राशन लगेगा उतना आएगा, बराबर। सो उतने इसमें, और फिर आपका प्राइसिंग जो होता है किस दर पे आप बेचते हो उसमें उसके वो ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर है मेरा। मेरे ख्याल से एक दूसरी चीज रहती है अचार, पापड़, ऐसी बिल्कुल। स्पेशलिटीज जो स्पेसिफिक ये जो चीज़ें ये जो हमें ओवर द पीरियड लगते रहती है, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, स्नैक्स जो सूखा नाश्ता हम बोलते हैं, गठरी मटरी वगैरह, वो जो चीज़ होती है, खाकरा स्पेशली, तो इसमें भी ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें दो तीन तरीके से हम ये बिजनेस कर सकते हैं मेधा, कि एक तो या फिर आप इंडिविजुअली आप करें, और इंडिविजुअली अगर आप करते हैं तो आप लोगों को टाई अप करना पड़ेगा, जो अपने हर एरिया में जो दुकान रहते हैं वहाँ पे आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। या तो फिर आप एक महिला का एक बचत गट करके आप बाकायदा किसी बड़े स्टोर के साथ आप टाई अप करें। फिर से एक बार मैं आना चाहता हूँ कि मूलभूत जो आपको स्किल सेट्स है इसमें लगने वाली है। कैपिटल, एज फार एज कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कम कैपिटल में हम बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट पुश जो है वो मार्केट में कर सकते हैं। फिर होता है कुछ महिलाएं वो भी करती है टिफिन सेवा जिसे हम कहते हैं। हाँ मेधा, टिफिन सेवा के बारे में मैं यानी काफ़ी ये जो बिजनेस मॉडल है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टिफिन सेवा जो है, जैसे कोई भी शहर है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, कोई भी शहर हो, उसके हर एक पॉकेट में वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा रहती है। और वो अब ऐसा है कि वो सिर्फ हॉस्टल गोइंग स्टूडेंट्स, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के ही नहीं, बल्कि जो काम करने वाले जो दोनों घर में जो दोनों व्यक्ति अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो उनको भी वो ज़रूरत रहती है। तो ये जो बिजनेस है टिफ़िन का, इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब हमारे कॉलेज लाइफ में थे तो हम लोग वही सोचते थे कि यार हमें टिफ़िन में रोटी अच्छी नहीं मिली, या दाल अच्छी नहीं मिली, सब्जी भी अच्छी नहीं मिली। तो आपको जो है वो स्वाद का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। आप जो ज्योग्राफिकल एरिया में वो पर्टिकुलर आपका टिफिन का बिजनेस या ये देना चाहते हो, वो एरिया के लोगों का थोड़ा बहुत आपको एक मार्केट असेसमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से स्वाद लोगों को पसंद है। इसमें भी स्किल के बारे में अगर हम आते हैं तो एक बेसिक स्किल आपको लगने वाली है। इसके लिए आपको कुछ न कुछ नए नए पदार्थ, क्योंकि अभी कैसा है कि हर टियर 2, टियर 3 कोई भी शहर हो थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन हो ही गया है, सारे स्वाद अच्छा लगने वाले लोग रहते हैं। तो आपको वो टिफिन में जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस रखने पड़ेंगे। आप एक ही तरीके का खाना नहीं दे सकते, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें भी स्किल सेट्स आपके बढ़ाने पड़ने वाले हैं। थोड़ा इनोवेशन या थोड़ा इनोवेटिव, हाँ एग्जैक्टली। तो इनोवेटिविटी, और जैसे वीकेंड में जैसे एक ट्रीट रहता है तो उसको आपको कुछ तो भी एक देना पड़ेगा, तो सो दैट कि लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपका टिफिन सेवा की तरफ आकर्षित हो। सही। अब दूसरी बात आती है, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या चाट खाते हैं तो कटोरी चाट हो जाती है, तो उसकी कटोरी, फिर पानी पूरी की की पूरी, फिर आइसक्रीम का कोन, ये जो सारी चीजें ये भी तो कहीं ना कहीं बनती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेधा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि ये जो आइसक्रीम का कोन या फिर ये जो मठरी या फिर खाकरा जो बनता है, जितने भी, अगर मैं नागपुर की एग्जांपल लूँ तो नागपुर में अगर आप मान के चलो कि अगर
35 से 40 अगर बहुत अच्छे चार्ट सेंटर्स अगर है, तो ये 35 से 40 चार्ट सेंटर ये गिन के 10 या 12 लोगों से ये सारी चीज़ें तैयार करवा के लेते हैं। यानी आप अगर कहीं भी जाओ, आप कहीं भी लोकेशन में जाओ, हो सकता है कि वो मटेरियल या वो खाकरा जो है वो आप शायद दूसरे लोकेशन में भी, हाँ, एक ही व्यक्ति ने बनाया हो और वही मटेरियल और वही खाकरा आप दूसरे लोकेशन पे भी मिले। तो जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिसको लगता है कि मैं एकदम कस्टमर्स हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने, उनके लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि वो ये सब बना के, ये जहाँ से आउटलेट्स जहाँ से ये बिक रहा है यहाँ पे वो सप्लाई करके ये करके ये हो गया एक B2B बिजनेस। राइट। दूसरा होता है जैसे अस्पतालों में, जैसे मैं, क्योंकि मैं अस्पताल में Right. काम करती हूँ, तो कुछ आयुर्वेदिक स्नैक्स होते हैं, Right. वो हमने देखा हाँ। है। तो एक वो और स्पेशल न्यूट्रिशन फूड। बिल्कुल। आयुर्वेदिक स्नैक्स जो है डेफिनेटली मेधा अभी नाउ इट्स पिकिंग अप लाइक एनीथिंग। अभी ये बहुत ही लोगों में पसंद किया जा रहा है। आयुर्वेदिक स्नैक्स का सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। यानी जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि युवाओं में और सब पुरुषों में, महिलाओं में समोसा अगर हम बोले तो समोसा बहुत पसंद है सब लोगों को, लेकिन वो बहुत तला हुआ है। तो आपको कुछ ऐसा इसमें इनोवेशन करना पड़ेगा कि समोसे की स्वाद भी आए लेकिन आयुर्वेद का कंटेंट भी उसमें मिले। तो आपको इस चीज़ के लिए कोई न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठना होगा, आयुर्वेद का कोई डॉक्टर होगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा और आपको एक आपका प्रोडक्ट जो है वो एक डिफाइन करना पड़ेगा। यस। तो इसमें स्किल सेट्स की अगर हम बात करें तो हाँ, डेफिनेटली अगेन स्किल सेट्स डेफिनेटली आते हैं इसमें, स्किल्स रहने चाहिए। और फॉर दैट मैटर क्या कहते हैं उसको, आपको एक जो आपका मार्केट है वो पहले से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में कार्यरत है, तो हो सकता है हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे आप ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली आप सप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो मार्केट है वो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती जो रहता है फ्रूट जूस या तो फिर फ्रूट प्लेटर, जिसको फ्रूट चाट हम कहते हैं। राइट। बहुत अच्छा पॉइंट ये आपने उठाया है मेधा। मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे अपन इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सही में, ये तो मैं बोलूँगा कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है और सबसे जिसे बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल भी बहुत है। और तीसरा, ये बिजनेस फेल नहीं होगा कभी। जैसे देखिए, अभी फ्रूट प्लेटर और फ्रूट जूस का बिजनेस ऐसा है कि आप कोई भी फ्रूट मार्केट से बाकायदा सुबह किसी के साथ टाई अप करके कुछ कॉम्बिनेशन जो रहते फ्रूट्स के, जिसमें जूस या फिर जहाँ पे फ्रूट प्लेट में लगते हैं, वो आप सुबह ले सकते हैं वो फ्रूट्स, और आप दिन भर में उसको आप सेल करिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस या इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट प्लेट। और शाम को जो भी आपका फ्रूट्स बचता है वो आपका वेंडर जो है वो वापस ले लेता है। अच्छा। तो इसमें आपका कैपिटल की जो लागत है वो निग्लिजिबल है। जो आपको फ्रूट स्टॉल जो बनाना है, उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, बस वो मिक्सर वगैरह वगैरह। और इसमें कैसा है कि आप ये कहाँ कर सकते हो, तो ये जो है आप युवाओं में भी उतना ही ये फ्रूट प्लेटर उनको अच्छा लगता है। वैसे ही ऑफिसेस में, जो जहाँ पे ऑफिसेस ज़्यादा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, प्राइवेट ऑफिसेस है, IT पार्क है, जहाँ पे ऑफिसेस का क्लस्टर है, वहाँ पे अगर आप ये पर्टिकुलर फ्रूट स्टॉल लगा लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति जो है आजकल फ्रूट ज़्यादा प्रेफर करता है जंक फूड से ज़्यादा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेधा ये है कि कॉरपोरेट जो ऑफिसेस है, कुछ लोग एक बाकायदा टाई अप भी कर रहे हैं कोई ना कोई फ्रूट वेंडर के साथ। तो वो भी आप, जैसे आप स्केल अप जिसे हम बोलते हैं कि जब आपका बिजनेस स्केल अप हो जाता है तो आप किसी ऑफिस के साथ डायरेक्टली आप टाई अप कर सकते हैं कि उनके रिसेस टाइम में ये फ्रूट प्लेटर जो है वो उनके एम्प्लॉयज के लिए वो आप आ जा सकते हैं। सो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस मॉडल जो है ये मुझे सबसे पसंदीदा बिजनेस मॉडल है। शायद आपको फल भी ज्यादा पसंद है। ये तो हुई खाद्य क्षेत्र की बात, लेकिन अगर आपकी रुचि या झुकाव उस तरफ है ही नहीं, तो एक और क्षेत्र है जो बड़ा ही फायदेशीर क्षेत्र है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो सागर, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मेरा जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो सब लोग अभी डे टू डे लाइफ में अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल हो गया, TV हो गए, जो अपने छोटे छोटे टैब्स हो गए। तो ये सारे जो उपकरण हैं इसमें सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में जिनकी रुचि है, ये लोग अगर कोई पर्टिकुलर ITI से अगर प्रशिक्षण लेते हैं
और थोड़ा अपना स्किल सेट्स बढ़ाते हैं, तो ये उनके लिए बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत अच्छा है। और इसमें जो है, इसमें भी बहुत सारे कम लागत में और जैसे बोलते हैं कि कम लागत में और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपका सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि मोबाइल की स्क्रीन आपकी अगर टूट जाती है तो आप जाते हैं वेंडर के पास, वो 10 या 15 मिनट में आपको मोबाइल की स्क्रीन जो है वो बदल के दे देता है। बहुत हुआ तो 1-1.5 घंटे में बदल के दे देता है, लेकिन उसके बदले में आप उनको जो है वो कितना पैसा देते हैं। तो उस वजह से कम समय में अगर हम सोचे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अगर बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के मार्केट में, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आइडियाज़। तो मोबाइल में उसकी एक्सेसरीज भी Right. हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज हो गई, हर एक को आज हेडफोन्स की ज़रूरत पड़ती Right. है, ईयरफोन्स की ज़रूरत Exactly. पड़ती है। Right. उसके बाद मोबाइल कवर्स हो गए, उसके Right. बाद उसके वो पॉप सॉकेट हो गए, न जाने कितनी सारी उपकरणें हैं जो एक मोबाइल से ही संबंधित हो Exactly. जाती है। Exactly. तो इस चीज़ का एक दुकान हो सकता है। बिल्कुल, इसका एक दुकान हो सकता है मेधा, और उसका साथ साथ आप बोल सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ों का एक सर्विसिंग सेंटर भी रखते हैं करके। तो इसमें उस डिपेंड करता है कि अगर आप शॉप प्लस रिपेयरिंग सेंटर अगर रखते हैं तो आपकी शायद हो सकता है कि लागत जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगे, क्योंकि आपको स्टॉक अगर आप दुकान में ले रहे हैं तो आपको मोबाइल का स्टॉक या कवर्स का स्टॉक रखना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ सर्विसिंग सेंटर अगर रखते हैं तो सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी छोटे बहुत गैजेट्स लगते हैं, नहीं मशीन्स लगते हैं, वही लगेंगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि कैपिटल आपका कितना है आपके अवेलेबल आपके पास, उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आपको शॉप रखना है या सर्विस सेंटर। आप शुरुआत भी सिर्फ सर्विस सेंटर रख सकते हो, फिर बाद में आप शॉप रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो ये मोबाइल की बात हो गई, मोबाइल, Right. कंप्यूटर, टैब्स, ये सारी चीज़ें। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हमको लगती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो है किचन अप्लायंसेस, राइट पंखे, राइट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, Right. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। Right. तो ये भी तो एक बड़ा सेक्टर हो गया। यस, एकदम बहुत बहुत सही पॉइंट पकड़ा है मेधा आपने, कि ये सारे जो सेक्टर्स है, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि एक अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो जो हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर की जो एक गास्केट रहती है वो इट्स कंज्यूमेबल, वो भी अगर आप चेंज करने के लिए जाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं। तो ये सारे जो हर रोज़ के हमारे डेली लाइफ में लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है, उसमें जो खराबी आती है इलेक्ट्रिकल्स में वगैरह, तो इसमें भी आप वही कर सकते हो, एक आपका सर्विस सेंटर रख सकते हो। इसमें अभी तो बहुत अच्छा एक और तरीका है कि आप एक अपना सर्विस सेंटर तैयार करके जस्ट डायल टाइप में आप एनरोल कर लीजिए खुद को, और आप आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया यानी जैसे लक्ष्मी नगर का एरिया है या धर्मपेट का एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो करके अगर आप बताते हैं तो आपको तो दिन के 50 वैसे ही फोन आ जाएंगे मेरे। तो और वही चीज़ है कि यानी आप एक बार आपने अगर काम आपका अच्छे से डिफाइन कर दिया, अच्छे से आप कर रहे हो करके पता चलता है, तो फिर ये जिसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति आपका रेफरेंस दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, ये इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा। तो रेफरेंस और रेप्यूटेशन, Exactly. ये दो चीज़ें हैं जो आपकी क्वालिटी बिल्कुल। बताएगी। आपने एक नोटिस किया होगा, जस्ट डायल में भी वो रेटिंग की एक सुविधा है। तो आपने अगर अच्छा अगर काम किया है अगर आपने, तो आपकी रेटिंग जो है आप बाकायदा मांगिए, तो आपका रेटिंग अगर बढ़ता है तो जस्ट डायल भी आपको प्रमोट करेगा। बराबर। राइट। फिर होता है जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो हो गया, इसके बाद आता है इसका निपटारा, या जिसको हम डिस्पोजल कहते Exactly, हैं। right. सो वे ई वेस्ट डिस्पोजल। हाँ, ई वेस्ट डिस्पोजल जो है ये थोड़ा अभी स्पेशलाइज्ड काम हो जाता है मेरा, कि यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कौन से जो इक्विपमेंट जो हम वेस्ट हो गए, जैसे कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गया, या फिर सीपीयू के अंदर के जो कुछ पार्ट्स हो गए, टीवी के कुछ पार्ट्स हो गए, तो इसका कैसे डिस्पोजल होता है। तो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहती है, और एंड देन वो ट्रेनिंग के हिसाब से आपको वो जो पर्टिकुलर चीज़ें है वो अलग अलग करके आपको जो व्यक्ति वो खरीदने वाला है उसको आपको देना पड़ता है। तो अब जैसे जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है इकोनॉमिकली, वैसे वैसे उनके यहाँ का ये जो ई वेस्ट है ये बढ़ते जा रहा है। और अभी तो जैसे हम देख रहे हैं कि अभी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे डे टू डे लाइफ में आ चुका है, तो अब आगे चल के ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल जो है ये डेफिनेटली पिक करेगा। तो इसी मॉडल में इसका जो सप्लाई चेन है, हाँ। उसका हमको थोड़ा रिसर्च करना बिल्कुल, पड़ेगा, इसके बारे उसका में थोड़ा प्रशिक्षण भी लेना हाँ, पड़ेगा। उसके बारे में बिल्कुल प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि आप जैसे देखिए अभी ये ई वेस्ट जो है आपको कहाँ मिलेगा। समझे एक पर्टिकुलर आईटी पार्क है, आईटी पार्क में आईटी से रिलेटेड कंपनीज काम कर रही है, तो उनके पास ये ई वेस्ट सबसे ज़्यादा जनरेट होगा। तो उस तरीके से आपको प्रशिक्षण लेके उनके साथ उनके संपर्क में आके फिर आपको उनका एक पर्टिकुलर वो सप्लाई चेन में आपको आना पड़ेगा। बराबर। राइट।
सागर, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। अब इसी संदर्भ में एक और क्षेत्र आता है, वो है वाहनों का। अब वाहन भी एक तरीके का नेसेसिटी या ज़रूरत, आम दुनिया में अभी वो ज़रूरत बन गई है। अब इसी ज़रूरत के आजू बाजू में जो व्यवसाय शुरू हो सकते हैं, उसमें क्या क्या है? डेफिनेटली मेधा, वाहनों की अगर हम बात करें तो फैमिली में जो जैसे हस्बैंड और वाइफ अगर समझो वर्किंग है तो उनके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रहती है, बच्चे रहते तो उनके पास साइकिल रहती है। तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और साइकिल, इसमें भी कुछ ना कुछ रिपेयरिंग वगैरह के रिपेयर्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ आ जाता है। तो ये सारे जो रिलेटेड जो सेवाएं हैं, ये भी हम एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेस आइडिया में चालू कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले साइकिल के एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर रोज़ साइकिल चलाते। स्कूल बस आ जाती है आजकल तो वो तो वीकेंड में साइकिल चला रहे हैं। तो वो साइकिल की जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस से रिलेटेड ही अगर हम एक बिजनेस खुद का चालू करें, जहाँ पे कि हम लोग सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे है कि भाई आप आ जाइए और हमारी साइकिल का सर्विसिंग कर दीजिए, और जो है आप आपके जो चार्जेस है वो ले लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो यूज़र है, जो आपका कस्टमर है, उसको भी एक आप फ़ोन कॉल अवे हो तो आप उनको भी एक सुविधा हो जाती है, आपका भी एक बराबर एक जो कस्टमर है वो लग जाता है, मिल जाता है। और वही है कि इसमें भी जो जिसे बोलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर आपने काम अच्छा किया तो आपका जो कस्टमर बेस है, आपके जो ग्राहक है, वो बढ़ते जाएंगे। तो फिर आप इसको धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हैं। फिर आप आपका खुद की एक जगह भाड़े से लेके फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर में भी जो टायर्स रिपेयरिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक है। तो वही एक बार अगर आप अवेलेबल हो जाते हो, जैसे बोलते हैं ना फोन कॉल अवे, कि भाई आपने सिर्फ फोन किया और हम आ गए करके। सबसे आज के डेट में सबके लिए इम्पोर्टेंट है समय। अगर आप कम से कम समय में उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर सर्विस जो उनकी अड़ गई है, वो अगर आप अवेलेबल करा देते हो, तो पैसे आज की डेट में जो कंज्यूमर है वो पैसे देने के लिए उतना नहीं सोचेगा, अगर उनका समय बचा रहे हैं आप तो यही एक जिसे बोलते हैं मूल मंत्र लेके ये पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आप सर्विस दे सकते हो, जैसे टायर रिपेयरिंग इज अ वेरी बेसिक, यानी एकदम बेसिक सर्विस है, लेकिन आप ये अगर देते हैं तो इसको आप स्केल अप करके फिर बाद में आपका सिर्फ टायर रिपेयरिंग ही नहीं, फिर वो अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और बाकी जो एसेसरियल पूरा जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स को लगता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, तो ये बिजनेस जो है ये आप बढ़ा सकते हो उस। फिर इसी में एक आता है जो भी कोई वाहन चालक है, राइट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें कैसा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको गाड़ी चलाने में बहुत पसंद रहता है, जो बहुत अच्छे से दूर दूर तक बिना कोई रुके जा सकते हैं, जिनमें बहुत कैपेसिटी रहती है ड्राइविंग की, और ये एक स्किल में ही आएगा डेफिनेटली। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों ने जो कमर्शियल ड्राइवर की जो प्रशिक्षण है वो ले, और अपना खुद का जो एक जैसे टैक्सी का बिजनेस है वो आप ले। अब इसमें भी 2 प्रकार के सेगमेंट होंगे मेरा। इसमें थोड़ा कैपिटल लगेगा आपका, क्योंकि आपको एक खुद का व्हीकल लेना होगा, लेकिन इसमें दो सेगमेंट बोल रहा था। एक तो आप जो है अर्बन ऑफिसेस को आप आपकी जो गाड़ी है वो आप लगा दीजिए, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं शहर के आसपास, तो वहाँ पे अधिकारियों को लेके जाने के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। तो ये जो कंपनियां ये गाड़ियाँ खरीदती नहीं है, इनको भाड़े से ही देनी पड़ती है। तो आप वैसा एक कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद ड्राइव कर सकते हो। जैसे आप स्केल अप करते हो वैसे आप आपके अंडर आप ड्राइवर रख सकते हो। और दूसरा जो है आप जो टूरिस्ट रिक्वायरमेंट जो रहती है उसमें आप जैसे परिवार कोई इसके लिए जाता है, हॉलीडेज के लिए जाता है, तो उनको आप वो गाड़ी पर्टिकुलर जो है वो दे सकते हैं। तो ये भी अगेन स्केल अप करते करते जैसे आप पहले एक गाड़ी से शुरू करिए, आप खुद ड्राइव करके आप लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप गाड़ियां जो है वो ऐड करते जाइए। तो इस बिजनेस को भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत फ्यूचर है इंडिया में। अभी भी ऐसा बोला जाता है एक पर्टिकुलर सर्वे के अनुसार कि इंडिया में जो टूरिज्म है वो अभी तक सिर्फ 23% यूटिलाइज्ड है। तो आप सोचिए कि इंडिया का ही टूरिज्म जो है वो कितना अभी और एक्सप्लोर होना बाकी है, और हम वैसे ही 137 करोड़ है आज। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे सब लोगों की आय बढ़ेगी साल भर में, तो वो लोग भी टूरिज्म से रिलेटेड डेफिनेटली अपने खर्च करने में कम नहीं देखें। तो ये जो है ये भी एक बहुत उसका बहुत आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बनने वाला है।
मेरे ख्याल से एक और चीज़ रहती है, जहाँ जो आपके पास 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर यानी दुचक्की अगर गाड़ी हो, तो जो डिलीवरी बॉय वाला चीज़ हो गया राइट, है, हाँ जिसे हम अंगड़िया कहते थे पहले, हाँ उस किस्म का भी कोई मॉडल अपन वर्कआउट कर सकते हैं हाँ, यहाँ पे। उसमें भी कर सकते हैं। स्पेशली ये बिजनेस मॉडल जो है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जो अभी ई कॉमर्स बेस्ड डिलीवरी कंपनीज है, उसमें आप बोल सकते हैं कि भाई दोपहर के 4 से शाम के 8 तक या दोपहर से 4 से शाम के 6 तक मैं अवेलेबल हूँ और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो ये पार्ट टाइम इनकम अर्न करने के लिए ये एक अच्छा जिसे बोलते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, तो वही है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वाहन, इन तीनों से जो संबंधित चीज़ें हैं वो अभी हम लोगों ने देखी। राइट। अभी इसके बाद एक और हम लोग अब इसमें प्रशिक्षण भी लगेगा, लागत भी लगेगी। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत में हम हमारे अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्षेत्र की तरफ जाते हैं। वाहनों के देखभाल के संदर्भ में ये पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया हमने देखी मेधा, और अब वाहनों को छोड़ के इंसानों की देखभाल से रिलेटेड क्या हम कर सकते हैं, कोई सेवा हम बिजनेस आइडिया अपन कर सकते हैं? बढ़िया। जैसे आपने वाहनों के ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस की बात की, वैसे ही इंसानी शरीर को भी ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। अब उसमें सबसे इजी जो आता है, जो योजना अपने दिमाग में आती है, वो रहती है ब्यूटी पार्लर की सर्विस। राइट। और ये ब्यूटी पार्लर सर्विस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, आजकल तो पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी में फिर वो उनका स्पेशलिटी मसाज आ जाता है, फिर पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सारी तो चीज़ें होती ही है। राइट। सो ब्यूटिशियन की जो सेवाएं हैं, इनफैक्ट अभी कई सारे ऐप्स है जो ऐसा कर रहे हैं, पर अगर हमारी पहुंच उस ऐप तक नहीं है, बट हमारा रेप्यूटेशन ऐसा बन सकता है जिसमें हम एकदम ही कम लागत में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके वो सामान खरीद के ब्यूटी पार्लर सर्विसेज हम घर से घर में दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रशिक्षण आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स का लगेगा। ओके। उतना तो आपको प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस भी लगेगा। दूसरा रहता है कि जैसे आपने भी देखा होगा ऑनलाइन फिटनेस या योगा। हाँ। तो ऑनलाइन फिटनेस और योगा में वही चीज़ है कि आज की डेट में जैसे नया युवा जो है वो बहुत सारे नए नए गैजेट्स के साथ ही करना चाहता है, तो इसमें भी जो स्किल सेट्स है वो लगेंगी। ऑनलाइन आपको एक योगा का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, या फिर जो नए नए अभी योगा के प्रकार आते जा रहे हैं, जुम्बा डांस भी आते जा रहा है, तो उसमें आपको वो प्रशिक्षण लेना है। प्लस आपको एक टेक्निकल नॉलेज रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन आपको अगर रिले करना है, जैसे आप खुद का वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर आप खुद का यूट्यूब लाइव कर रहे हैं तो वो आपको कैसे करना है। बेस्ड ऑन इसमें 2-3 पैसे कमाने के जरिए होते हैं मेधा। एक तो आपका सब्सक्रिप्शन बेस, जो आपका पेड सब्सक्रिप्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आप यूट्यूब पे अगर आप आपके ये सारी चीज़ें अगर आप प्रसारित करते हैं, तो उसमें अगर लाइक्स मिलते हैं आपको, तो यूट्यूब जो है आपको रेम्यूनरेट करता है। तो ये दोनों तीनों जो है कम, अगेन कम इन्वेस्टमेंट में आप, अगर आपकी स्किल्स है तो आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बात आ जाती है, ये हो गया फिटनेस। तो फिटनेस में जैसे ऑनलाइन डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, ये भी एक भाग आ जाता है। करेक्ट। अब इसमें एक और होम केयर की जो बात हम लोग करते हैं, तो होम केयर रहता है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर, अब नर्सिंग केयर सिर्फ नर्सिंग यानी सिर्फ बीमार का देखभाल करना, ये बात नहीं है। नर्सिंग केयर सब चीज़ों से, जो छोटा सा शिशु रहता है, जो नवजात शिशु रहता है, उसके लिए भी, जिसको हम लोग पहले ना जापे वाली बाई कहते थे या दाई कहते थे, हाँ। उस टाइप का कोई आजकल नहीं मिल रहा। ये जो एक स्किल सेट है, यही शायद विलीन हो रहा है। तो वो छोटे बच्चों का मसाज रहता है, वो नई माँ का मसाज रहता है, ये सारी चीज़ें शायद नहीं ही हो रही है। तो उसमें भी एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण एक चीज़ रहती है, वो चाहिए होता है। उसके बाद कई सारे जो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने ANM का नर्सिंग कोर्स किया है। सो ANM नर्सिंग कोर्स वाली जो लड़कियां हैं, वो लोग होम केयर कर सकते हैं। और होम केयर पोस्ट ऑप केयर रहती है। पोस्ट ऑप का मतलब पोस्ट ऑपरेशन, हाँ। ऑपरेशन होने के बाद जो केयर चाहिए रहती, वो एक रहती है। उसके बाद वृद्ध लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए सतत एक केयर लगती है।
राइट। वो भी ये एएनएम नर्स कर सकती है, उनको बिठाना उठाना ये सारी चीज़, उनको असिस्ट करना। सो नर्सिंग असिस्टेंट एक लगती है कोई। उसके बाद किसी का एक्सीडेंट या ऐसा कोई जिनको होम केयर चाहिए वो हो सकता है। तो छोटे बच्चे से लेके तो वृद्ध तक नर्सिंग केयर या होम केयर सर्विसेज ये लगते ही हैं। राइट। तो ये एक चीज़ है या ये एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी सारा ये कुछ अभी हो बहुत सकता उभर है। के आ रहा है ये हाँ, particular और अब ये उभर के आने ही वाला है। ओके, ग्रेट। कुशल महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली वो लोग जिनको थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई आती है, उनके लिए टेलरिंग और सिलाई ये एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र हो गया है। कोरोना काल में हम लोगों ने सीखा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, और इसी दौरान हम लोगों ने देखा था कि सारे डिज़ाइनर्स घरगुती मास्क बनाना शुरू कर दिए थे, और इससे अभी अगले 5 साल हमको कोई रियायत नहीं है, ये तो हमें 5 साल यूज़ ही करना है। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया व्यवसाय हो गया है। एब्सोल्युटली, यानी ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। अभी इसी के साथ साथ जो टेलरिंग के और टेलरिंग मशीन्स जब हम लेते हैं तो और जो छोटी छोटी चीज़ें जो डे टू डे लगने वाली है, जैसे रुमाल्स हो गए या फिर दस्तरखान हो गए, कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग का भी काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम एक के साथ एक हम लोग इसमें ऐड करके हम सप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे सुई धागा मूवी थी, उसमें अनुष्का शर्मा वो भी तो शुरू करती है खुद का एक यूनिट। उसी को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, उसको अलग अंदाज से देखें, तो ये एक हमारा भी व्यवसाय हो सकता है। प्लास्टिक पे बैन आ गया है, प्लास्टिक बैग्स तो हमें अभी नहीं यूज करनी है, मिलती भी नहीं है और अभी वापरनी भी नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लॉथ बैग्स हो गए, उस क्लॉथ बैग्स पे कलाकारी हो सकती है, जूट की बैग हो सकती है। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी को तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये हो गया एक व्यवसाय। दूसरा एक और थोड़ा सा सेंसिटिव विषय है, वो है सैनिटरी पैड्स निर्माण, जिसमें अगेन हाइजीन एंड प्रशिक्षण ये भी लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन चीज़ों से जो संबंधित चीज़ें हैं, ये कई सारे व्यवसाय हम लोग भी शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं एक पूछना चाहूँगा मेधा कि स्किल सेट्स कितनी लगेंगी और ट्रेनिंग की कैसी आवश्यकता है? अब इसमें आपको एक बेसिक टेलरिंग कोर्स रहता है। वो सरकारी संस्थानों में ये फ्री टेलरिंग कोर्स रहता है, जैसे अपना ITI रहता है उसी किस्म का एक छोटा प्रशिक्षण रहता है, फ्री टेलरिंग कोर्स। एम्ब्रॉयडरी कोर्स, उसमें अलग सारे फिर कई सारे उसमें स्पेशलाइजेशन है, जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गया, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, ये सब है, वो करना रहता है। आपके पास एक सिलाई मशीन होना ज़रूरी है, एंड रॉ मटेरियल जैसे धागा हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारा सोर्सिंग आप कहाँ से करते हैं और उसका आप बैलेंस कैसे करते हैं, इस पे निर्भर होगा आपका प्रॉफिट कैसे आएगा। तो प्रशिक्षण तो चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगले सेगमेंट में चलते हैं मेधा, कि जो व्यक्तियों ने एक स्नातक डिग्री ले ली है अलग अलग विषयों में, तो उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी अगर आपको पढ़ाने की इच्छा है तो आप ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन आप ट्यूशन क्लासेस का जो प्रचलन है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो ये ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक कोई भी जो आपके विषय जिसमें आपने स्नातक डिग्री ली है उसमें आप ले सकते हैं। और वही अगेन इसमें भी बिजनेस मॉडल वही है, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, और फिर बाद में अगर आप इसको ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो लाइक्स के बेसिस पे आप लोगों का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। वही इसमें भी कम लागत है कैपिटल की, क्योंकि आपके स्किल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया जो है ये डिपेंड करती है। इसके बाद आप एक और काम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास और अगर स्किल सेट्स है और अगर आपने अच्छे पढ़ाई करी है तो जो बड़ी कंपनियां रहती हैं उनके लिए आप एक बैकएंड रिसर्च कर सकते हैं। मतलब बैकएंड रिसर्च मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी रहता है, उनको एक मार्केट रेफरेंस चाहिए रहता है, मार्केट की उनकी पढ़ाई, मार्केट का एक असेसमेंट करना होता है। तो आप जो है आप प्रॉपर उसका बैकएंड एक उनके फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करके उनको आप दे सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं उनको कुछ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है,
तो वो आपका काम आउटसोर्स करती है। अच्छा। तो जैसे जैसे आपकी स्किल सेट्स बढ़ जाती है तो वैसे वैसे कंपनियां भी आपको ऐसे काम देती है कि आप उसको बैकएंड में सपोर्ट करते जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है जो इंडिया में अभी सबसे डेवलपिंग क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उनके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग यानी जिसे बोलते हैं अपकमिंग क्षेत्र है मेरा। अच्छा। तो इसके ऊपर युवाओं ने डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है लैंग्वेजेस में, जैसे हमारी मातृभाषा में ग्रेजुएट किया है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो तेलुगु, तमिल, उड़िया। तो आज की डेट में जैसे कि हमारा भारत में कॉस्मोपॉलिटन, अभी सब लोग इधर उधर सब हो गए हैं, तो अनुवाद, भाषा का अनुवाद, ये एक जो मॉडल है बिजनेस मॉडल जो है इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफिसेस को ही नहीं, प्राइवेट कंपनियों को भी भाषा के अनुवादक की अभी ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट में तो उनके आप जॉब कर ही सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट के कंसल्टेंट भी बन सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है तो उनको भी, जैसे नागपुर की कंपनी समझिए, नागपुर की कंपनी अगर समझो तमिलनाडु में काम कर रही है और तमिलनाडु में उनको कोई ज़मीन खरीदनी है तो वहाँ के जो रिकॉर्ड्स है वो तो तमिल लैंग्वेज में रहेंगे। तो उनको एक उनका व्यक्ति, एक कंसल्टेंट, उनका कंसल्टेंट जो है वो उसके ऊपर उनको एडवाइस करने वाला चाहिए। तो वो अनुवाद करने वाला, अनुवाद का जो एक क्रिएट हुआ है अभी अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी युवाओं ने ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आगे क्या करें, ये एक बहुत अच्छी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। फिर आते हैं जिसे बोलते हैं कि एक जो अगर आप पेंटिंग यानी जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक आर्ट अगर आपको आती है, पॉटरी, तो आप इसकी जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एग्जैक्टली, कोई भी हॉबी क्लास हो सकती है वो, तो उसके आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। कुछ एक इसमें एक सिंपल एक बिजनेस मॉडल ऐसा रखते हैं कि आप एक सैंपल के तौर पे ऑनलाइन आप बना के दिखाइए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लोगों को वो अच्छा लगता है, फिर आप उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड देन दे अटेंड योर क्लास, वो आपका क्लास जो है अटेंड करते हैं। तो ये एक आप कर सकते हैं। फिर एक और चीज जो एक थोड़ा सा अलग ही एक आया हुआ है वो है कि अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाना, यानी जो टीयर 2 और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जहाँ पे अभी भी भाषा अभी भी एक मुद्दा है, तो उन लोगों को आप अंग्रेजी पढ़ाना लिखाना सिखा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इमर्जिंग बिजनेस आइडिया है मेरा। और फिर और डे केयर जिसे बोलते हैं कि बच्चों का एक जो क्रैश, नर्सरी और उन लोगों का एक डे केयर है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी जरूरत है। तो ये ऐसे सारे जो युवा लोग जिनके पास कोई ना कोई डिग्री है, कोई ना कोई उन्होंने अच्छा डिग्री लिया हुआ है और वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारे जो अभी मैंने बताया एवेन्यूज ये है मेरा। और जिन्हें पढ़ाने की थोड़ी सी, बिल्कुल, जिनको पढ़ाने की थोड़ी एक रुचि है, एक थोड़ी सी, है, थोड़ा झुकाव हो उसके तरफ, तो उनके लिए ये बेस्ट बिजनेस आइडियाज हो सकती है। राइट। कोरोना काल अभी गया, जब हम लॉकडाउन में थे उस टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा देर घर पे रहने के कारण उनको पता चला कि कौन घर में अपने वास्तु में कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, कहाँ का पेंट निकला हुआ है, कहाँ देना है। या तो फिर ये भी पता चला कि इसी दीवार को अगर अलग पेंट कर दे तो और भी सुंदर दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्विसेज हैं ये भी कई सारी ऐसी बिजनेस आइडिया बन सकती है। तो जैसे घर या बागकाम जो रहता है उसकी देखभाल करना, ये भी एक बड़ा सा क्षेत्र बन सकता है, एक बड़ा सा सेक्टर बन सकता है। तो इसमें कैसा स्किल्स लगती है, कैसे लगती है, यानी आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से? अब जैसे पहला चीज हम लोग देख लेते हैं बागकाम। अब बागकाम में, गार्डनिंग में स्किल्स तो लगती ही है। एक गार्डनिंग का या गार्डनर्स का कोर्स होता है, वह कोर्स करना पड़ता है कई बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पेड़ लगा रहे हो, उसकी प्रणाली क्या है, उसने किस ज़मीन में उसको डालना है, उसको कितना खत, कौन सा खत, कितना पानी, ये सारा चीज़। तो इसमें एक प्रशिक्षण तो बेसिक लगता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है उसमें। तो सबसे पहला और सबसे सुंदर उपाय रहता है बाग की देखभाल। दूसरा एक हो सकता है कि किचन गार्डन हम जिसको कहते हैं, मतलब जो हमें वो सारी चीज़ें या वो सारे पौधे जो हमें कभी ना कभी कुकिंग में यूज़ में आती है। अब किचन गार्डन जो ये कंसेप्ट है उसमें क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई एक
5 या 6 किचन से की उपलब्धि में जो आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका सांबर हो गया, जैसे आपका पुदीना हो गया, जैसे लेमन ग्रास जिसको हम गौती चाह भी कहते हैं, वो हो गया। ऐसे कुछ 4-5 पेड़ों की या 4-5 पौधों की किट बना ले, और यही पौधे आप ऐसा सेट हर घर में बेचे, राइट। तो बढ़िया है। उस घर वाले को करना क्या है या किचन वाले को करना क्या है, बस 2 दिन के बाद उसे पानी देना है, उसकी देखभाल करना है, जो उपज आएगी वो उसकी, तो फ्रेश खाना भी मिलेगा, ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। सो ये होगा एक। फिर एक होता है, जैसे हम लोगों ने बात की कि घर का मेंटेनेंस। अब घर के मेंटेनेंस में क्या क्या आ सकता है? मेरे घर के तो ट्यूबलाइट वगैरह भी मैं ही बदलता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कोई किसी को मैंने बोल देना चाहिए कि भाई वो करे करके। सो ट्यूबलाइट बदलना एक हो गया। जैसे कितने तो घरों में, कितने सोसाइटीज में सोलर पैनल्स लग गए, Right. तो सोलर पैनल्स का मेंटेनेंस और उसका क्लीनिंग, Right. ये एक भाग हो गया। बिल्कुल। फिर दूसरा हो गया सुतार काम या कारपेंट्री। Right. छोटी मोटी चीजें रहती है, पर उसके लिए तो हमें कोई चाहिए रहता है। Right. फिर उसी इंसान या जैसे अगर हम किसी का कारपेंट्री शॉप है, वो अपने सर्विसेज किसी ऑनलाइन डायरेक्टरी में भी डाल सकता है। Right. तो घर से संबंधित जितने काम है और जितनी सारी सुविधाएं हम दे सकते हैं। एक छोटी बात हो गई फिश टैंक, कई घरों में फिश टैंक्स होते हैं, उस फिश टैंक का पानी बदलना, उसका मेंटेनेंस, मोटर चालू है या नहीं, मछलियों को नया कुछ खाना देना है, नई मछली लाना है, वो भी एक हो सकता है। पेट केयर हो सकता है। इनफैक्ट पेट केयर के तो कई सारे निकल भी गए हैं, कई दुकान है, कई प्रशिक्षित लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं, कोई वेटरनेरियंस है जो घर पे आके आज सेवा दे रहे हैं। तो ये जो सारी घर से संबंधित चीज़ें हैं वो हो सकता है। एक बढ़िया सा काम है जो गार्डन से फिर से रिलेटेड है, वो है कॉम्पोस्ट बनाना। कि घर की ही जो किचन वेस्ट होता है, सब्जी तरकारी का जो पाला निकल आता है, उससे कॉम्पोस्ट बनाना। अगर ऐसा हो सके कि हम लोग ये सारा कलेक्ट करके कहीं उसका कंपोस्टर में डाल के उसका कंपोस्ट बनाए, तो एक पत्थर में 2 पंछी ऐसा हो जाएगा वो। बिकॉज उसमें आपका स्वच्छ भी रहेगा, पूरा शहर स्वच्छ रहेगा, आप कचरा डालोगे नहीं कहीं बाहर, और उस कचरे से एक्चुअली जो मिट्टी बनती है वो सोने के जैसी होती है, वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है। तो मेरा ये जो आइडियाज जब भी आपने बताए हैं, इसका अपन यानी लोगों तक कैसे पहुंचाए, या फिर यानी इसका मार्केटिंग के बारे में भी आप एक कुछ मार्केटिंग अभी कैसा हो गया, ये इंटरनेट और व्हाट्सएप के ज़माने में मार्केटिंग और प्रमोशन काफ़ी आसान हो गया है। Right. आपको आपके सर्विसेज के बारे में एक छोटा सा, और हर मोबाइल में वो एक छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें से आप एक छोटा फ्लायर जैसा बना सकते हो। फ्लायर में चाहिए क्या, सर्विस जो आप दे रहे हो, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, ये 3 चीज़ें आपने उसमें डालनी है, और आपसे संपर्क कहाँ कहाँ हो सकता है। उसके ऊपर अगर आपको और इंटरनेट की आइडेंटिटी बनानी है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है, वो अलग भाग है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। 10 दोस्तों को आपका फ्लायर भेजिए, उनसे कहिए आगे और 10 दोस्तों को भेजिए। ओके। एक और लघु उद्योग है। अब उसमें कुशलता लगती है, थोड़ी स्किल लगती है, और थोड़ा कला कुसर लगता है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। अब इसमें जिसको हम गृह उद्योग कहते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आप कोई ग्रुप को ज्वाइन होकर आप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे होममेड सोप, यानी साबुन का निर्माण। आजकल बड़ी ही फैंसी अलग किस्म के साबुन निर्माण हो रहे हैं, तो उसमें कोई अलग सा एसेंस डाल दिया, कोई उसका अलग फ्लेवर का बना दिया, ये हो गया एक। उसके बाद आता है अगरबत्ती, और ये सारी चीज़ें वो है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए होती है। तो गिफ्ट आर्टिकल्स, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ें बनाना। अब अगरबत्ती हो गई, मोमबत्ती बनाना, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के, अलग फ्लेवर की मोमबत्ती बन सकती है। सेंटेड कैंडल्स, आजकल तो बड़ा इसका चलन भी है। फिर उसके बाद बिंदियाँ बनाना, जो औरतें बिंदियाँ लगाती है, उसका भी एक मशीन होता है, तो बिंदी निर्माण हो गया। फिर पेपर मैशे या लुगदी से जो कई सारी
डिज़ाइनर चीज़ें बनती है या आर्टिफैक्ट्स बनते हैं या शो पीस बनता है, उस किस्म की चीज़ें। फिर पत्तल या पत्रावड़ी जिसको कहते हैं, अभी फिर से जैसे हमने पहले एक सेगमेंट में भी कहा था कि प्लास्टिक अभी नहीं यूज़ करना है, या प्लास्टिक अगर यूज़ नहीं करना है तो उसका ऑप्शन क्या है, पत्रावली या पत्तल। Right. तो पत्तल बनाना ये भी एक बहुत ही उम्दा व्यवसाय है। Right. कोई इसको थोड़ा अभी किसी ने और ने उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगेन इसमें प्लास्टिक वेस्ट एकदम कम हो जाती है। जाएगा। राइट। फिर उसके बाद है कि हैंडमेड कागज़ बनाना, हैंडमेड कागज। हाँ, हैंडमेड पेपर बनाना, जिससे रैपिंग पेपर भी बनता है, जिससे कई कई और उससे स्पेशली नोट शीट्स बनते हैं, तो हैंडमेड कागज़ हो जाता है। फिर उसके बाद गिफ्ट रैपिंग, शादियों में जो गिफ्ट्स जाती है उसका खास तरीके का रैपिंग रहता है, तो आर्टिस्टिक गिफ्ट रैपिंग हो गया या स्पेशलाइज्ड गिफ्ट रैपिंग हो गया या थीम से जैसे है गिफ्ट रैपिंग हो गया। तो गिफ्ट्स एंड एक्सेसरीज अगर हम ये एक क्षेत्र देखें तो ये भी बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। राइट। इसके बाद एक और सागर मेरे मन में विचार आया है कि ये तो हो गया कि जो हम हमारे घरों में कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जाके, जैसे आज हम नागपुर में हैं, नागपुर को अगर मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने कुछ सोचा है तो नागपुर टाइगर कैपिटल करके जाना जाता है। राइट। सो इसमें हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, यस डेफिनेटली मेधा, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम आपने सही बोला कि नागपुर को अब टाइगर कैपिटल बोलते हैं, तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे शहर है, जैसे हमारे यहाँ पे चंद्रपुर हो गया, पेंच हो गया, यहाँ से नागपुर से 5 से 7 टाइगर सेंचुरीज जो है वहाँ पे नागपुर ही आते हैं सबसे पहले लोग, और फिर यहाँ से जाते हैं। तो आप एज अ नेचुरलिस्ट या आप एज अ टूर गाइड करके काम कर सकते हैं। अगर आप बेसिक ग्रेजुएट है तो आप एक पूरा जो जिसे बोलते हैं, एक पूरे लोग जो रहते हैं, विदेश से आने वाले जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट, उनको आप लेके जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल लेवल पे पहले आप आपका छोटा एज अ नेचुरलिस्ट या एज अ टूर गाइड आप आपके लेवल पे काम चालू करिए, और धीरे धीरे आपका जो एक ऑनलाइन ब्रांड है वो आप तैयार करिए। फिर जो विदेशों में क्या होता है कि विदेशों में भी ऐसे स्पेसिफिक एजेंसीज रहती है कि जो वहाँ के टूरिस्ट लोगों को भेजती है। जैसे अभी अगर टाइगर की हम बात कर रहे हैं तो टाइगर से स्पेसिफिक कुछ विदेश की एजेंसियां हैं कि जिनको टाइगर देखने में इंटरेस्ट है, वो फिर इंडिया के टाइगर सेंचुरीज में वहाँ से विदेशों को, पर्यटकों को इंडिया में भेजती है। तो वो देखना चाहती है कि इंडिया में उनका कौन रिप्रेजेंटेशन करता है। अच्छा, तो आप जो है वो पर्टिकुलर चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आप इट्स काइंड ऑफ अ B2B, जैसे आपने पहले बोला था, ये B2B हो जाता है, और आप इनिशियली आप B2C से चालू करेंगे, यानी आप डायरेक्ट कस्टमर को आप लेके जाइए टूर्स पे, और उनके फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और प्लस आपका एक ऑनलाइन ब्रांडिंग से आप इन एजेंसियों तक पहुंचिए, आपका काम दिखाइए कि आपने पिछले 2 साल से 1 साल से ऐसे ऐसे लोगों को आपने किया, कस्टमर के रिव्यूज आप बताइए, और फिर वो आपको जो है वो असाइनमेंट के बेसिस पे आपको डेफिनेटली देंगे। और इट इज यानी एक अच्छी चीज भी है कि एक इंडिया का भी ब्रांडिंग हो जाता है इसमें। तो आप जितना अच्छा फॉरेन टूरिस्ट के साथ आप बर्ताव करेंगे, उनको जितनी अच्छी सर्विस देंगे, उतना इंडिया का ही नाम होता है, उतना आपके जो एरिया के आसपास जो टूरिस्ट लोकेशंस है उनका भी नाम होता है मेरा। तो यस, ये एक बिजनेस आइडिया है कि जिसका स्केलेबिलिटी जो है ये भी बहुत अच्छी है। आप कम से कम कैपिटल में चालू कर सकते हो, और कहीं भी, यानी स्काई इज द लिमिट। और इसमें एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने MTDC के जरिए एक कोर्स उन्होंने दिया हुआ है, तो वो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप आपके हाथ में ले सकते हो। मेरे ख्याल से आपने भी जैसे एक किसी कंपनी को कंसल्टिंग करके भी यही इसी को जैसे आगे ले गया है। हम लोगों ने एक 5 साल में जिसे बोलते एक 5 साल में जो एक नेचुरल हम लोग टूर गाइड हमारे क्लाइंट थे, उनको हमने एक एज अ कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग लेके आ पाए। ये एक सक्सेस मॉडल है स्टार्टअप का और पूरा इस चीज़ का। और उनका तो बैकग्राउंड जो था वो भी एकदम अलग था, फार्मा का बैकग्राउंड था। अच्छा। तो उनको हम लोगों ने ये पूरा बिजनेस आइडिया इंक्यूबेट करके बढ़िया हम लोग तो टूरिज्म भी एक क्षेत्र हो गया जहां हमने अभी इतने कदम नहीं वहां डाले हैं, और वो एक क्षेत्र है जिसको हम ग्रीन फील्ड कह सकते हैं आज की तारीख में। सो इन्हीं सब क्षेत्रों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अपना फोकस अलग करें तो मेरे ख्याल से एक छोटा बिजनेस, एक छोटा व्यवसाय भी एक
बहुत बड़ा कॉरपोरेशन बन सकता है। आज इस सेगमेंट में हमने नियरली 40 से 50 ऐसी छोटी बिजनेस आइडियाज़ देखी जो जिसकी जहाँ रुचि है, जिसका जहाँ कौशल्य है, वह शुरू कर सकता है। आइडियाज़ में इन्वेस्टमेंट या लागत कम है। इसमें से जो 40-50 आइडियाज़ जो हमने आज तक अभी तक देखी है, उनमें से अगर आपको कोई भी आपके जैसी लगती हो या आपको लगता हो कि आपने ये करना चाहिए, तो हम ऐसे ही और एपिसोड्स ले आएंगे आपके पास, जहां बिजनेस कैसे शुरू होता है, उसमें और क्या क्या लगता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।